ये करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाड्रेंट है, करंट आई, ठीक है। और वो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम आपको दें ऐसे, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इस तरह से, मान लो बी बराबर बी नॉट आई कैप। फाइंड फोर्स ऑन दिस आर्क क्वाड्रेंट। A current carrying circular quadrant having current I and radius R is kept in uniform magnetic field as shown in figure. Find magnetic force on it. देखो हम लोग क्या बोला था, जो यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ, वो आई वेक्टर जी एच क्रॉस वेक्टर बी ना। जी किस इंड को, करंट यदि इस इंड को जी मान लो, इस इंड को एच, तो यहाँ पर जी एच वेक्टर की जगह क्या होगा, ओ ए वेक्टर। कौन? ओ ए वेक्टर। और ओ ए वेक्टर कौन है, ये है ना, ये है ना ओ ए वेक्टर। आपको लेंथ से मतलब नहीं है, ध्यान रखना, वायर के लेंथ से मतलब नहीं है, वायर का इंड का शॉर्टेस्ट रूट से मतलब है। ओ ए क्रॉस बी। अब ओ ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर में लिखोगे तो ये आर आई प्लस आर जे होगा ना। ये वेक्टर इतना इधर प्लस इतना इधर जाएंगे ना, तब ना ये वेक्टर कंस्ट्रक्ट होगा। तो ये तो आर है, यानी ये सेंटर, सेंटर इस आर्क का सेंटर कहीं यहाँ पर है, यहाँ पर ये सेंटर है आर्क का। तो ये ओ ए की वेक्टर ओ ए को क्या लिखा जाएगा, आर आई प्लस आर जे। एंड वेक्टर बी भी गिवन है बी नॉट आई कैप। फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड से भी फाइंड किया जाता है। डिटर्मिनेंट मेथड में आई जे के सजाओगे, आई के नीचे दोनों का एक्स कंपोनेंट, पहले ओ ए वेक्टर है तो पहले ओ ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, फिर बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, जे के नीचे दोनों का वाई कंपोनेंट, ओ ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट आर, और बी में तो वाई कंपोनेंट ना है जीरो, इसमें ये जीरो। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात इसमें करें, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड। एक करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क कितना एक्ट करेगा। तो इसके लिए देखो, एज वी नो दैट व्हेन ए करंट कैरिंग लूप, किसी भी शेप का वो लूप हो, लूप मतलब क्लोज्ड वायर, know that when a current carrying loop is placed in uniform field, अब कैसे रखा हुआ उस सबसे कोई मतलब नहीं है आपको, यूनिफॉर्म फील्ड, देन नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी जीरो। ये बात बोला, प्रूव भी किया था पिछले क्लास में। लूप है तो उस पर नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होगा, नेट फोर्स विल बी ऑलवेज जीरो।
और यदि फोर्स जीरो हुआ तो जरूरी नहीं कि टॉर्क भी जीरो होगा। कहोगे टॉर्क में तो सर टॉर्क का ये एक्सप्रेशन होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ फोर्स वेक्टर। जब फोर्स ही जीरो हुआ तो क्या टॉर्क भी जीरो होना चाहिए? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फोर्स जीरो है तो टॉर्क भी जीरो होगा। विल बी ऑलवेज, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट टॉर्क विल बी ऑल्सो जीरो। ध्यान रखना, एक जनरल बात है, यदि फोर्स जीरो हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं है टॉर्क भी जीरो होगा। अब जैसे इसको देखो, एक रॉड है, इस रॉड पर कोई आदमी 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया और कोई आदमी 2 न्यूटन का फोर्स इस इंड पर इधर लगाया, ठीक है? तो क्या होगा, ये रॉड ट्रांसलेट नहीं करेगा क्योंकि नेट फोर्स इस पर कितना, नेट फोर्स जीरो, लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है। यहाँ ये फोर्स का टॉर्क इस सेंस में आएगा, टॉर्क बराबर टॉर्क का मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करें, देखो ना आर क्रॉस एफ, इस फोर्स का टॉर्क के लिए आर इधर और एफ इधर, तो आर क्रॉस एफ ऐसे आएगा, आर क्रॉस एफ ऐसे इस फोर्स के लिए, इस फोर्स के लिए पोजीशन वेक्टर इधर, ये सेंटर ऑफ रॉड है, इसके लिए पोजीशन वेक्टर इधर, फोर्स इधर, इसके लिए आर क्रॉस एफ इधर आएगा, दोनों का आर क्रॉस एफ सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो नेट टॉर्क जीरो नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि नेट फोर्स जीरो है तो नेट टॉर्क भी जीरो होगा। तो एक करंट कैरिंग लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो नेट फोर्स तो जीरो ही होना ही चाहिए, टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो चलिए एक एक्सप्रेशंस की बात करें, टॉर्क, कितना टॉर्क लगेगा कोई लूप पर यदि कोई करंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो देखो इसको मिटा दें, ड्रॉ करना था, नहीं कंसेप्ट याद रखो, सुनो। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करते हैं जिसमें इधर सपोज करो, इधर हम लोग मान लो सपोज करो एक्स एक्सिस माने ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस माने, ऐसा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और क्या करते हैं हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम दिखाते हैं एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं हम, ये बी वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, बी यूनिफॉर्म इन एक्स वाई प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लाइक कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, मान लो थीटा, ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर एक देखो क्या हो रहा है सो, और एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर करते हैं जो वाईजेड प्लेन में है, एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर प्लेन या स्क्वायर प्लेन भी ले सकते हो, इसका नाम दे दे ए बी सी डी, और इसमें करंट सपोज करो इस सेंस में फ्लो कर रहा है एंड इट लाइज इन वाईजेड प्लेन, और इसका डायमेंशन ए बी बराबर सी डी बराबर स्मॉल ए, बी सी बराबर ए डी बराबर स्मॉल, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप। तो क्या हुआ, हम लोग एक करंट कैरिंग लूप कंसीडर किया जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब कैसे लिया लूप, कैसा लिया, फील्ड किस तरह से लिया, तो ये आपके चॉइस पर डिपेंड है, ये जरूरी नहीं कि ऐसे ही करेंगे, है ना। तो ये एक जो रिक्वायरमेंट था, मिनिमम रिक्वायरमेंट, एक यूनिफॉर्म फील्ड लेना, उसमें करंट कैरिंग लूप रखना, वो सब काम किया। अब चलो हाँ, क्यों नहीं, लेकिन थोड़ा एक्सप्रेशन को जनरलाइज्ड करने के लिए हम डिफरेंट प्लेन में लिया, नहीं समझे बात, तो एक जनरल एक्सप्रेशन आएगा। तो कंसीडर
ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप A B C D A lies in YZ plane, lies in YZ plane is YZ plane, full stop देना. There exists a uniform magnetic field, a uniform magnetic field in XY plane as shown in figure. और वो एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड. अब सुनो, तो इस पर टॉर्क कितना एक्ट करेगा ये फील्ड वो फाइंड करना है, लेकिन उसके साथ साथ एक ये भी प्रूव करें कि इस लूप पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. किसी भी तरह से रखो आप, कोई भी ओरिएंटेशन में, यदि लूप है तो नेट फोर्स 0 होना ही चाहिए. तो पहले तो फर्स्ट फाइंड करें फोर्स ऑन ईच साइड ऑफ लूप, सभी साइड पर कितना कितना फोर्सेज एक्ट करेगा. तो फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन बी सी, फोर्स ऑन सी डी, डी ए, इस सब निकाल के फिर ऐड करके देखेंगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है नेट फोर्स. तो फर्स्ट फाइंड फोर्स ऑन ईच साइड ऑफ लूप. नाउ फर्स्ट find force on each side. Force on each side of loop. चलें फोर्स ऑन ए बी फाइंड करते हैं, फोर्स ऑन साइड ए बी. तो फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, आई एल क्रॉस बी ना. यदि वायर स्ट्रेट हो तो स्ट्रेट वायर के लिए एल भी लिख सकते हो, वेक्टर एल. ये सब बात पिछला क्लास में हुआ था. यहां पर एल ए बी के लिए सुनो, ए बी के लिए एल की जगह वेक्टर ए बी लिखेंगे ना वेक्टर ए बी क्रॉस बी. अब क्रॉस प्रोडक्ट इजीली निकलता है जब दोनों को यूनिट वेक्टर में रखोगे. तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना दोनों वेक्टर को, फिर डिटर्मिनेंट मेथड से अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना. तो अब देखो, ए बी वेक्टर को आप लिख सकते हो इतना, ए जे, ए इंटू जे, उसका लेंथ है ए स्मॉल ए और डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ. तो ए जे, ए बी वेक्टर का क्रॉस वेक्टर बी. बी वेक्टर देखिए, बी वेक्टर आपका एक्स वाई प्लेन में है, तो इसको लिख सकते हो आप बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा क्या जे कैप. एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है बी वेक्टर. तो यहां पर बी वेक्टर में बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप. अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो एक काम करो, आई ए बी को बाहर कर लो. अब जे का क्रॉस प्रोडक्ट आई से करोगे, इसका एक बार इससे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर इसका एक बार इससे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे. तो जे क्रॉस आई कितना, जे क्रॉस आई 0 नहीं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है. इसमें बी यहां भी था, बाहर निकाल लिया, ये सबको बाहर रख लिया. अब बच रहा है यहां कितना, जे क्रॉस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा कितना जे कैप. अब जे का एक बार इसके साथ क्रॉस, एक बार इसके साथ क्रॉस, यानी आई ए बी और जे क्रॉस आई. ये सर्कल वाला टेक्निक याद रखिए ना क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए. ये आई जे के और जे क्रॉस आई करना मतलब माइनस के ना. एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या होता है, माइनस में होता है. तो ये माइनस क्या, माइनस के. तो कॉस थीटा भी तो है ना, कॉस थीटा इंटू माइनस के. ठीक है. फिर जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस जे कितना, दो सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0.
यानी ये निकल के आया आई ए बी कॉस थीटा इंटू माइनस के आया। ये हुआ फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन साइड ए बी। बी वेक्टर को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर तो कंपोनेंट वाला सिखाया ना, एक्स कंपोनेंट कॉस में हो जाएगा और वाई कंपोनेंट साइन में हो जाएगा। ये बी वेक्टर हुआ। और यहाँ पर ये फोर्स का ये फॉर्मूला है ए बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर ये वेक्टर था ए बी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और डायरेक्शन वाई की तरफ है। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ये हुआ। अब चलो बीसी पर फाइंड करते हैं, फोर्स ऑन बीसी। फोर्स ऑन बीसी एफ बी सी। तो क्या करेंगे, बीसी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वेक्टर बी से ना, वेक्टर बीसी क्रॉस वेक्टर बी। देखो बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी माने हो ना, इसका मैग्नीट्यूड है बी और डायरेक्शन है जेड एक्सिस की तरफ, यानी कितना के। अब बी वेक्टर तो ऑलवेज इतने ही रखना है आपको, यानी बी कॉस थीटा आई प्लस बी साइन थीटा जे। अब इसका आई बी बी कॉमन कर दो तो के क्रॉस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इससे आई से, कॉस थीटा तो जो है वो तो रबे करेगा के क्रॉस आई, और के का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आई से, तो ऐसे चलेंगे ना, ऐसे चलेंगे तो प्लस जे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में चलने पर प्लस जे, तो ये प्लस जे आया। फिर के क्रॉस जे कितना, पहले तो ये साइन थीटा लिख लो, और के क्रॉस जे करोगे तो ये इस सेंस में चला, यानी माइनस आई। ये हुआ, यानी ये आया आई बी बी कॉस थीटा प्लस जे प्लस आई बी बी साइन थीटा माइनस आई। ये निकला फोर्स ऑन बी सी। अब हम सिमिलरली कर दे रहे हैं, अब हम जो दूगो साइड बचा हुआ है उस पर सिमिलरली करेंगे। आप देखना सॉल्व करके, हम रिजल्ट को अब सिमिलरली करके लिखेंगे। यहाँ हमको पैटर्न पता चल गया है। देखो देखो क्या हुआ, ए बी पर जो फोर्स आया है वो आया आपको इतना ना, तो उसके जस्ट ऑपोजिट वाला जो होगा ना सी डी, उस पर प्लस में आ जाएगा, यही पर क्या रहेगा, प्लस में आ जाएगा। सिमिलरली फोर्स ऑन सी डी ये होगा आई ए बी कॉस थीटा प्लस के, एंड फोर्स ऑन डी ए ये इसका ऑपोजिट आएगा, इसके ऑपोजिट। बीसी पर जो फोर्स लगा है डी ए पर फोर्स उसके जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि नेट फोर्स 0 होना है, तो ये आना ही होगा। अब इसे फाइंड करके देखना इसी मेथड से, आप नहीं हो जाएगा। अब आप डी ए पर इस पर निकालोगे फोर्स, तो ये वेक्टर लोगे, ये वेक्टर कितना, ये वेक्टर में b इंटू माइनस के, इस वेक्टर में क्या लेंगे b इंटू, अब इस पर फोर्स निकालना होगा तो क्या करोगे, सी डी वेक्टर में a इंटू माइनस आई, सॉरी a इंटू माइनस जे, नहीं तो निकाल के देखना, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं। इसमें आएगा आपको
यहां पर जो कंपोनेंट प्लस है वो यहां निगेटिव होगा, यहां जो कंपोनेंट माइनस है यहां पर वो पॉजिटिव होगा। यानी आई बी बी साइन आई बी बी कॉस थीटा जे कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस आई बी बी साइन थीटा प्लस आई कैप, ये जस्ट उसका अपोजिट आएगा। अब सुनो, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, एक्चुअली ये जो मेरा करंट कैरिंग लूप था, ये करंट कैरिंग लूप था हमारा, और इस पर गया फोर्स फाइंड करने, ये ए बी सी डी जेड एक्सिस, ये वाई ये एक्स, मैग्नेटिक फील्ड था इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था। तो इस पर फोर्स आया निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ आया, कितना, आई ए बी कॉस थीटा इंटू माइनस के था ना, ए बी पर का फोर्स है ये, माइनस के मतलब इधर आना। अच्छा, इस पर जो फोर्स आया है बीसी पर फोर्स में दोनों कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट भी है और एक्स कंपोनेंट भी है। तो y कंपोनेंट है पॉजिटिव और x कंपोनेंट है नहीं, यानी इस वायर पर जो फोर्स लगेगा जिसमें एक y कंपोनेंट है जो पॉजिटिव है मतलब y डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है, y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है कितना, आई बी बी कॉस थीटा, और एक है निगेटिव x एक्सिस की तरफ। तो मेरा पॉजिटिव x एक्सिस यदि इस डायरेक्शन में दिखा रहे हो तो निगेटिव x एक्सिस को लगभग इसके ऑपोजिट दिखाना होगा। तो ये है एक कंपोनेंट, कौन, इस साइड पर CD पर जो फोर्स आया उसमें एक ही कंपोनेंट है ना उसमें, अब वो आई ए बी कॉस थीटा जो प्लस के आया था उसमें। फिर DA पर जो फोर्स आया उसमें दो कंपोनेंट, y कंपोनेंट निगेटिव, y कंपोनेंट डॉटेड वाला निगेटिव डायरेक्शन समझना, ये y कंपोनेंट आई बी बी कॉस थीटा और x कंपोनेंट पॉजिटिव, तो x कंपोनेंट पॉजिटिव है ना, x एक्सिस के पैरेलल आई बी बी साइन थीटा। तो फिगर से भी आप देखो ज्योमेट्रिकली नेट फोर्स जीरो आ रहा है ना, जीरो, ये दोनों बैलेंस कर देगा, ये दोनों बैलेंस कर दे रहा है, ये दोनों, तो नेट फोर्स जीरो आ रहा है। Thus net force on loop is 0. नेट टॉर्क, अब टॉर्क की बात करोगे तो टॉर्क की बात होता है ना जहां भी, तो वहां पर दो बात बोलना पड़ता है, टॉर्क ऑफ ए फोर्स ऑन ए सिस्टम अबाउट ए पॉइंट, क्या, टॉर्क ऑफ ए फोर्स ऑन ए सिस्टम अबाउट ए पॉइंट। तो यहां पर बात करेंगे टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस लूप अबाउट, क्या, कुछ भी नहीं कह रहा है तो आपसे अबाउट सेंटर ऑफ लूप ले लो, अबाउट सेंटर ऑफ लूप मान लीजिए। तो हेयर वी वांट टू फाइंड टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स टॉर्क ऑफ दीज बहुत सारे मैग्नेटिक फोर्सेज है, दीज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द लूप अबाउट सेंटर ऑफ लूप, किसके अबाउट ये डिफाइन होना जरूरी है। टॉर्क की बात जब करते हैं तो किस पॉइंट के अबाउट या किस लाइन के अबाउट, टॉर्क के अबाउट ए पॉइंट भी डिफाइन होता है और अबाउट ए लाइन भी डिफाइन होता है। तो जब तक वेक्टर फॉर्म में रखेंगे टॉर्क को तब तक वो एक अबाउट ए पॉइंट कहलाता है, और जब कंपोनेंट ले लेंगे एक्स कंपोनेंट तो अबाउट एक्स एक्सिस कहलाएगा वो, समझे। वेक्टर टॉ तो अबाउट ओरिजिन बोलिए, और टॉ एक्स लिया तो अबाउट एक्स एक्सिस बोलना होता है। तो इसके अबाउट टॉर्क फाइंड करें तो देखो टॉर्क का मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होता है, एफ डी
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां तक का, फोर्स पर का। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज कैलकुलेटेड टू द फोर्स, यानी जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो वहां से फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये रिलेशन है। तो सुनिए यहां पर एक बात और, बहुत सारे फोर्सेज है, सभी फोर्सेज का टॉर्क निकाल के ऐड करना होगा या सब्सट्रैक्ट, जो सेम डायरेक्शन में होगा उसको ऐड करेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो वेक्टर का रूल्स है। तो सुनो, आप ओ के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो तो एक बात और, एक और प्रॉपर्टी है टॉर्क में कि फोर्स का फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्सटेंशन करना। यदि उस पॉइंट से पास कर गया तो उस फोर्स का टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट 0 होगा। अब जैसे ये फोर्स को का बैकवर्ड एक्सटेंशन करते हो तो ओ से पास कर जाएगा, इस फोर्स का भी बैकवर्ड एक्सटेंशन करोगे तो ओ से पास कर जाएगा, ये फोर्स का बैकवर्ड एक्सटेंशन करोगे तो ओ से पास करेगा, इसका भी बैकवर्ड एक्सटेंशन ओ से पास कर जाएगा। समझे? यानी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट वाला जो भी फोर्सेज है उसका टॉर्क ओ के अबाउट क्या होगा, 0। ओनली साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ये साइन, ये ऐसे बोल रहे हैं हम लोग, ऐसे दिखा रहे हैं इसको, ऐसे, ये रियली में ऐसे थोड़ी है। एक्स एक्सिस मेरा ऐसे है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये फोर्स इधर है, इधर, और ये फोर्स अंदर, तो इस फोर्स का बैकवर्ड फॉरवर्ड एक्सटेंशन इससे ने ना पास किया, तो cos थीटा कंपोनेंट वाला फोर्सेज का टॉर्क 0। द टॉर्क ड्यू टू द कंपोनेंट I A B cos theta and I B B cos theta about O will be 0. क्यों? As its backward extension passes through O. ये सब रोटेशनल में पढ़ना है, सब प्रॉपर्टी टॉर्क, फोर्स टॉर्क का। कोई फोर्स को आगे पीछे बढ़ाया, वो जिस पॉइंट से पास करेगा उसका फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सटेंशन उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होता है, उस फोर्स का पासेस थ्रू ओ। तो ओनली आई बी बी साइन थीटा का टॉर्क होगा। तो देखो ये आई बी बी साइन थीटा का टॉर्क कितना होगा, तो ये मान लीजिए इसका टॉर्क निकाल देते। ये फोर्स रियली में ऐसे है ना, और O से परपेंडिकुलर दूरी लेंगे तो b/2 ना, सॉरी a/2, कितना, ये दूरी a/2, तो f इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस FD। अच्छा, इसका टॉर्क, ये फोर्स अंदर है तो इसके लिए भी परपेंडिकुलर दूरी a/2a होगा, यानी दोनों का टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम। ये फोर्स आपके लूप को इस सेंस में रोटेट करेगा और ये फोर्स भी आपके लूप को, यानी दोनों फोर्सेस का टॉर्क का सेंस ऐसे आएगा, सेम डायरेक्शन सेम सेंस में आ रहा है टॉर्क, तो दोनों के टॉर्क को ऐड करेंगे। ये ऐसे भी समझो ना, R क्रॉस F होता है ना, तो ये फोर्स इधर है, ऐसे है ये फोर्स,
और इसके लिए पोजीशन वेक्टर उधर ना, तो आर क्रॉस एफ ऐसे आया ना, आर इधर फोर्स इधर, आर क्रॉस एफ ऐसे आया। इसके लिए फोर्स अंदर आर इधर, तो इसके लिए आर क्रॉस एफ ऐसे आएगा ना। ऑल्सो सेंस ऑफ टॉर्क ड्यू टू बोथ आई बी बी साइन थीटा इज सेम, इसलिए नेट टॉर्क जो हो जाएगा, ये क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स में कितना, आई बी बी साइन थीटा ना, ये फोर्स हुआ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, a/2। और ये तो एक फोर्स का ना, ऐसा ऐसा दोनों फोर्स का तो सेम टॉर्क आ रहा है ना, दो से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, दोनों फोर्स का टॉर्क का सेम डायरेक्शन सेम आया है, मैग्नीट्यूडो सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो नेट के लिए, तो ये 2 कैंसिल, यानी ये आई ए बी बी साइन थीटा। बताओ ये ए बी क्या है, लेंथ इनटू विड्थ ऑफ लूप, यानी एरिया ऑफ लूप ना, एरिया ऑफ लूप कैपिटल ए मान लो इसको। तो ये निकला नेट टॉर्क का मैग्नीट्यूड। यहां पर लिख लेना ब्रैकेट में, ये ए बी एरिया ऑफ लूप। अब सुनो, अब एक नया टर्म पढ़ेंगे हम लोग, ये करंट इनटू एरिया जो है ना, इसको स्मॉल एम या म्यू से डिनोट करना। ये करंट इनटू एरिया, इसको म्यू से डिनोट करो या एम से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एम से। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, इसको मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप। इसके लिए हम पर्सनली आ रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट एक टॉपिक है जिस पर न्यूमेरिकल सब भी करना है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको खाली म्यू नहीं लिखो, वेक्टर म्यू का मैग्नीट्यूड लिखो, तो समझोगे कि चलो ये एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे इसको, तो ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिखते हो ना, तो म्यू बी साइन थीटा को क्या लिखोगे, वेक्टर म्यू क्रॉस बी, वेक्टर म्यू क्रॉस बी। ये जनरल एक्सप्रेशन, इसमें थोड़ा म्यू को डिफाइन करेंगे अभी हम आगे, डिफाइन करना ही पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो फिर टॉर्क अधूरा रह जाएगा, टॉर्क को समझना। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, इसको हम लोग डिफाइन करें, तब फिर टॉर्क पढ़ाएंगे फिर से हम लोग। ऑफ ए करंट कैरिंग लूप, it is a vector quantity defined by mod vector mu equal to current in loop into area of loop। ये डिफिनीशन है मैग्नीट्यूड का। एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड, जो ये लूप के लिए, कोई करंट कैरिंग लूप के लिए ये क्वांटिटी डिफाइन करते हैं हम लोग।
और उस लूप का करंट इनटू लूप का एरिया, दैट इज आई ए। और इसका डायरेक्शन के बारे में है क्या कि वेक्टर म्यू इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, perpendicular to the plane of loop, and will be given and will be in the sense of advance of right hand thumb when forefinger is curling in the sense of current। हम लोग इस पर फिर से रिटर्न होंगे इस रिजल्ट पर। ये म्यू वेक्टर को समझो पहले, मैग्नेटिक मोमेंट। चलो देखो, म्यू का डायरेक्शन के बाद कोई भी करंट कैरिंग आर्बिट्ररी लूप, कोई भी शेप का लूप हो सकता है वो, इसका अपना तो ये म्यू वेक्टर डिफाइन करंट इनटू एरिया। डायरेक्शन के लिए क्या बोले हैं, जिस प्लेन में लूप होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब इस प्लेन, अभी बोर्ड के प्लेन में है लूप, तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो इधर या अंदर। अब इस दोनों में कौन होगा, तो उसके लिए राइट हैंड का फोर फिंगर को करंट की तरफ कर्लिंग करना, तो थंब जिधर जाएगा उधर होगा म्यू का डायरेक्शन, है ना। फोर फिंगर को कर्ल करना है करंट की तरफ, तो थंब का जो सेंस होगा एडवांस करने का, उस उधर म्यू लेना। तो एक इस पर एक क्वेश्चंस की बात करें, मान लो सपोज करो दो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है और वो को उस दोनों का सेंटर सेम है लेकिन परपेंडिकुलर प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों में करंट सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। सपोज करो इसका आर है तो इसका भी आर है, लेकिन दोनों क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन में है नहीं। तो इस सिस्टम का, इस करंट कैरिंग सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। करंट का कोई भी एक डायरेक्शन दे देंगे हम, ठीक है। या ऐसे भी, चलो ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ये और एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ये, तो रेडियस और से अब तो रेडियस सेम दिख रहा है ना। इसमें करंट ऐसे कर दो, इसमें करंट ऐसे कर दो इस सिस्टम का। तो टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप आर अरेंज्ड कंसेंट्रिकली हैविंग सेम रेडियस इन परपेंडिकुलर प्लेन, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट इस लूप में होगा, या ऐसे बात करें इस लूप में, तो इस लूप का ये लूप मान लो हॉरिजॉन्टल लूप है, ये लूप हॉरिजॉन्टल है, इसका करंट कैर इसमें जाएगा मैग्नेटिक म्यू का डायरेक्शन ऊपर, और ये ऐसे है तो इसमें करंट ऐसे, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर जाएगा। तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट इधर म्यू वन वेक्टर, एक का मैग्नेटिक मोमेंट इधर म्यू टू, और दोनों का एक रिजल्टेंट म्यू होगा म्यू ना। ये म्यू बराबर वेक्टर म्यू वन प्लस वेक्टर म्यू टू, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो फिर अपना ट्रायंगल लॉ से ये सब करोगे, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस कितना 0, 90 डिग्री ना, कॉस 90 डिग्री 0। म्यू वन म्यू टू का वैल्यू सेम, म्यू वन बराबर म्यू टू बराबर आई इंटू क्या पाई आर स्क्वायर, करंट इंटू एरिया। जितने भी करंट कैरिंग लूप है सबका अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के वेक्टोरियली ऐड कर लेंगे। इफ वी हैव ए नंबर ऑफ करंट कैरिंग लूप तब। और कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो उसका भी जो पाथ है उस पाथ को आप करंट कैरिंग लूप मान सकते हो।
यदि कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करे तो एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है क्यू अमाउंट का, और ये पॉजिटिव है, सपोज करो क्यू पॉजिटिव है, तो दिस सर्कुलर पाथ कैन बी टेकन एज ए करंट कैरिंग लूप, इसका रेडियस आर। दिस सर्कुलर पाथ can be taken as a current carrying loop। ऐसे लिख दो ना टॉपिक में, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मूविंग चार्ज। तो उस चार्ज पार्टिकल का एंगुलर स्पीड गिवन होगा, जिस सर्कुलर पाथ पर वो रोटेट कर रहा है उसका एंगुलर स्पीड गिवन होगा। ओमेगा हो गया एंगुलर स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो इसको आप, इसके रास्ता को आप एक करंट कैरिंग लूप मान रहे हो, तो उसका करंट का वैल्यू कितना होगा? तो उसका करंट का वैल्यू जो होगा वो चार्ज बाय टाइम पीरियड, कितना? करंट बराबर चार्ज बाय टाइम होता है ना, तो यहां टाइम में कौन टाइम लोगे? टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि इस, मान लीजिए क्रॉस सेक्शन यहां कंसीडर करें, क्रॉस सेक्शन, तो इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन से टोटल क्यू अमाउंट का चार्ज पास करता है कितना टाइम में? कैपिटल टी टाइम में ना। और ये चार्ज पार्टिकल मान लो अभी निकला, फिर कितना देर के बाद यहां पर आएगा? वो कैपिटल टी टाइम के बाद ना आएगा। तो टोटल कैपिटल टी टाइम में टोटल कितना चार्ज का क्रॉसिंग हुआ? क्यू का। तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज का क्रॉसिंग होगा? टी टाइम में टोटल क्यू चार्ज क्रॉस किया, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज क्रॉस किया? इसी को ना करंट बोलते हैं, चार्ज क्रॉसेस पर यूनिट टाइम। टाइम में टाइम पीरियड यूज करोगे, कैपिटल टी टाइम पीरियड, जो 2 पाई बाय ओमेगा भी होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो ये हुआ करंट, और करंट आ गया तो फिर मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा, जो करंट इनटू एरिया, दैट इज क्यू ओमेगा बाय 2 पाई इनटू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, क्यू ओमेगा बाई 2r स्क्वायर। ये हुआ एक मूविंग चार्ज का मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड। ये करंट निकाला हम लोग जितने। यदि कोई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर किसी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो वो भी एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर रहा होगा उस ऑर्बिट के अलावा। उसका यूज भी होता है केमिस्ट्री में उसका यूज भी करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट। वो बोर्स एटॉमिक मॉडल और पढ़ते होंगे, ये क्वांटम नंबर सब जो पढ़ते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और वाइटल मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं तो उस सब में यूज होता है उस सब बात का। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन इनसाइड एटम। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड एटम। तो बस Q की, अच्छा एक बात और, Q की जगह E ले लोगे इलेक्ट्रॉन, बस फॉर्मूला वही यूज होगा। Q की जगह क्या डाल देना है? E डालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डालना है। लेकिन बस डिफरेंस ये होगा यहाँ कि यदि ये इलेक्ट्रॉन इस सेंस में रोटेट कर रहा है, तो करंट का सेंस ये मानना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव होता है ना, और करंट का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज के मूव करने के ऑपोजिट सेंस में लेते हैं। करंट का सेंस यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे डिसाइड करेंगे, अंदर जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट।
लेकिन वैल्यू जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट का बस Q की जगह वही E डालना है। क्या आया था? E ओमेगा R स्क्वायर बाई 2 वही डालेंगे। मैग्नीट्यूड खाली सेंस जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट का, यदि पॉजिटिव चार्ज के मूव करने के सेंस में तो पॉजिटिव चार्ज यदि मूव करता तो करंट का भी सेंस उसी दिशा में होता, और निगेटिव चार्ज के केस में करंट का सेंस उसके मोशन का ऑपोजिट। अच्छा, इस रिजल्ट को एक दूसरे फॉर्म में कैसे रखा जाता है? ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ना। इसमें m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ऊपर नीचे, तो E m ओमेगा R स्क्वायर बाई 2m, ये भी एंगुलर मोमेंटम है, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको L से डिनोट किया जाए, कितना से? L, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करो, इसको L मानते हैं हम लोग। EL बाई 2m, वेयर L इज एंगुलर मोमेंटम। जिसको या तो आप mvr लिखेंगे या m ओमेगा r स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन है और ऑर्बिट के अंदर है, एटम के अंदर है, तो एक बात और वैलिड होगा, बोर्स मॉडल एंगुलर मोमेंटम nh/2π होना चाहिए ना। फ्रॉम बोर्स मॉडल L बराबर nh/2π, बट फ्रॉम बोर्स मॉडल L बराबर nh/2π, यहाँ n ऑर्बिट नंबर, n को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये सब्स्टिट्यूशन करना, तो म्यू बराबर आ जाएगा ne/2πm h ना, NEH/2πm आएगा ना, ठीक है ना। L की जगह वो डाल दिया NH/2π, NEH/2π। यहां पर n का वैल्यू आप कहां से सब्स्टिट्यूट करोगे? 0 से नहीं, 1 से। ऑर्बिट नंबर 0 से ना स्टार्ट होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो बताओ म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना? EH/2πm। इसको बोर्स मैग्नेटॉन बोलते हैं। क्या? बोर्स मैग्नेटॉन, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। बहुत कुछ का मिनिमम वैल्यू डिफाइन है, चार्ज का मिनिमम वैल्यू डिफाइन है, एनर्जी का मिनिमम वैल्यू h न्यू डिफाइन है ना। एंगुलर मोमेंटम का मिनिमम वैल्यू h/2π, कितना? h/2π मिनिमम। यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का मिनिमम वैल्यू EH/2πm।